गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे एनसीईआरटी के अंतर्गत 7 क्लास पाठ्य पुस्तक की विभिन्न सामग्रियां। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे सामाजिक और राजनीतिक जीवन 2। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, आज जो है इंट्रोडक्शन क्लास है और इंट्रोडक्शन क्लास में आपको कौन सा चैप्टर आगे के दिनों में हम पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे। और आपको ये भी बता दें, हो सकता है कि आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे, जैसे व्हीकल्स की। तो आज जो है चूँकि हम बाहर हैं तो इस तरह का आवाज़ सुनाई देगा। फिर कल से आपको रेगुलर जो है वीडियो भी मिलेगा एनसीईआरटी का, जो परंपरागत रूप से है, और साथ ही आवाज़ भी नहीं सुनाई देगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 क्लास का। और 6 क्लास का हमने पूरा का पूरा वीडियो कर चुका है, देख चुके हैं। और जो अंतिम वीडियो 2-3 वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, उसको आप लोग ज़रूर जाके देखें। और आज जो हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, यह एनसीईआरटी मार्च 2024 के अंतर्गत जो है पुनर्मुद्रित हुआ है। दैट मीन्स कि यह एनसीईआरटी रिसेंट का एनसीईआरटी है, लिखा हुआ, या कहें सरकार द्वारा मुद्रित है। तो इसको जो है आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये पुराना वीडियो है, इस तरह से कुछ भी। आगे देखते हैं हम लोग इसमें कि पाठ्यक्रम में क्या क्या रहेगा, ये आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे अमुख्य बात पहले क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूप में सुझाते 2005 में जो है एक्ट लाया गया था। और उसी एक्ट के तहत बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ना चाहिए, यह कहा गया था। और इसी सिद्धांत को देखते हुए जो है अब आजकल एनसीईआरटी की बुक लिखी जा रही है। जबकि आप पुराना एनसीईआरटी देखें तो वह 1986 में वर्णित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो है वह बाल केंद्रित व्यवस्था के अंतर्गत थी। जबकि अभी 2005 के अंतर्गत देखेंगे तो यह इसमें चेंजिंग लाया गया, और उसी चेंजिंग के अनुसार हम लोग पाठ्य पुस्तक अभी नया पढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी पुराना एनसीईआरटी देखे होंगे तो वो फैक्ट्स बेसिस था, और अभी जब देखेंगे तो वो कंसेप्ट बेसिस जो है बुक लिखा गया है। तो यह भी ज़रूरी है कि हम लोग एक कंसेप्ट बेसिस पढ़ें। और चूँकि आपको पता होगा, और हम यह बार बार आप लोगों को समझा भी रहे हैं कि हो एसएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या यूपीएससी तो बहुत पहले से ही कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन पूछ रहा है। और कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन जो है जितने भी एग्जाम में है वह महती भूमिका अदा कर रही है। कुछ फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट्स जो है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो वह फैक्ट्स आप कर पाएंगे। तो इसीलिए यह ज़रूरी है कि आप पढ़ें, लेकिन कंसेप्ट की तरह पढ़ें। तो आगे पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति में कौन कौन है उनका नाम दिया गया है। आगे जो कि मुख्य है उसके बारे में आपको बता दें, यहाँ पर आभार व्यक्त किया गया है। और हम इस चैप्टर को इसलिए लिए हैं, हम डायरेक्ट जो है मुख्य जो कि परीक्षा से संबंधित चैप्टर था उसको हम प्रारंभ करते, लेकिन हमने इसको इसलिए प्रारंभ किया कि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने पहला चैप्टर छोड़ दिया, इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। आगे देखते हैं, जितने भी प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, और कुछ अन्य चित्र में इस्तेमाल जहाँ से किया गया है उन सब को जो है आभार यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आगे देखते हैं शिक्षकों की भूमिका। यहाँ पर कुछ तथ्य आप लोगों को ज्ञान से संबंधित है तो उसको देख लेते हैं, और यह आपको जो है एक विचार डेवलप करने में सहायता देगा कि शिक्षकों के लिए एक भूमिका क्या है। जैसे आप देखेंगे कि नागरिक शास्त्र और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन एक दूसरे से भिन्न है। जब हम पहले बुक पढ़ते थे एनसीईआरटी तो वह नागरिक शास्त्र के रूप में था, और
वर्तमान में जब पढ़ते हैं तो वह सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित है और इस दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? हालांकि शिक्षकों के लिए यह दिया गया है, लेकिन आप लोग भी इस चीज़ को समझें। उनमें पाए जाने वाले मुद्दों में अंतर होता है, दोनों में, नागरिक शास्त्र और सामाजिक जीवन में, और उनके लिए जरूरी शिक्षण के तरीके भी भिन्न होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के कुछ पहलुओं को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है इस नए एनसीईआरटी में। अब कुछ कंसेप्ट आपको विचार करने के लिए हम बताते हैं। जैसे नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में हम जो प्लेटो को पढ़ते हैं, अरिस्टोटल को पढ़ते हैं, तो अरिस्टोटल दैट मीन्स अरस्तु को पढ़ते हैं, तो इन सब की जो है क्या थ्योरी रही है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फिर उसके बाद जो है नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग संविधान को भी पढ़ते हैं, नागरिक शास्त्र के सेकेंड पार्ट वाले में। लेकिन जब हम सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ते हैं तो सामाजिक पॉलिटी किस प्रकार समाज को प्रभावित करता है, राजनीति को प्रभावित करता है, और संविधान कैसे समाज को प्रभावित करता है और राजनीति को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसलिए नागरिक शास्त्र और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन दोनों में कुछ भिन्नता आई है और न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है सामाजिक एवं राजनीतिक विषय के बारे में। अब देखिए यहाँ पर समझाया गया है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्या है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन माध्यमिक शाला पर समाज विज्ञान के पाठ्यक्रम में पुराने चले आ रहे विषयों नागरिक शास्त्र की जगह लेने वाला एक नया विषय है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह जोर देकर कहा गया कि नागरिक शास्त्र को छोड़ देने की जरूरी और उसकी जगह लेने वाले नए विषयों में सरकारी संस्थाओं और उनके कार्यों को दिए जाने वाले महत्व को संतुलित किया जाना चाहिए। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, इस विषय में आज के भारत के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक जीवन के मुद्दों को केंद्र में रखा जाएगा। तो यह है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन क्या है। अब यहाँ पर आता है कि सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शिक्षण पद्धति क्या है। दैट मीन्स यह भी शिक्षकों के लिए ही दिया गया है, लेकिन आप अपने विचार को किस प्रकार फैला सकते हैं इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि शिक्षण पद्धति क्या है। जीवन के वास्तविक स्थिति का उपयोग इस विषय को पूर्व के नागरिक शास्त्र विषय से एक अलग पहचान देता है। अवधारणाओं के शिक्षण में वास्तविक जीवन की स्थितियों का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यह समझा गया है कि बच्चे ठोस अनुभवों के आधार पर सबसे बेहतर सीखते हैं। माध्यमिक शाला के बच्चे कक्षा में कई पारिवारिक और सामाजिक मामलों के अनुभव और विचार लेकर आते हैं। उनसे निकलने वाली सामग्रियों का इस विषय के शिक्षण में उपयोग किया गया है। भारत के संविधान के मूल्यों के अनुरूप इन मुद्दों की तार्किक समझ बनाने, इन विश्लेषण करने की बच्चों की क्षमता का विकास करना भी सामाजिक और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि नागरिक शास्त्र की जगह अब नए एनसीईआरटी में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की शिक्षण पद्धति का क्यों प्रयोग किया जा रहा है। आगे आपको देखते हैं कि यह विषय संविधान में मान्य मूल्यों को आत्मसात करने में किस तरह मदद करता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। तो पहली नज़र में किसी को यह आभास हो सकता है कि इस पुस्तक में वास्तविक स्थितियों की चर्चा करने से संविधान के मूल्यों व आदर्शों को सीखने के उद्देश्य के साथ एक विरोधाभास पैदा हो जाता है। बहरहाल हमने इसे एक तकनीक के रूप में इसलिए अपनाया क्योंकि नागरिक शास्त्र की अभी तक प्रचलित पुस्तकें की समीक्षा ने यह बात उभारी है कि वे संविधान के आदर्शों का ही शिक्षण देती थी और उन वास्तविकताओं को बहुत
कम जगह देती थी, जो इन आदर्शों से बहुत भिन्न थी। चूँकि सीखने वाले बच्चे इन वास्तविकताओं से अपने जीवन में बहुत वाकिफ़ हो चुके होते हैं। इन्हें अनदेखा करने से सामाजिक एवं राजनीतिक अवधारणा का शिक्षण बहुत उपदेशात्मक और असंबंधित सा हो जाएगा। इसकी वजह यह नया विषय लोगों के अनुभवों में निहित चेतना का उपयोग करके सीखने वालों को संविधान के मान्य मूल्यों की वैधता को और उनकी गंभीर ज़रूरत को महसूस कराने और समझने में मदद करती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अभी तक कि राजनीतिक शास्त्र और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि 7वीं कक्षा के पुस्तक में कौन से मुद्दे लिए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। चूँकि जब चैप्टर पढ़ेंगे और इस तथ्य से हम लोग वाकिफ़ रहेंगे तो चैप्टर पढ़ने में भी आप लोगों को मज़ा आएगा, मतलब अच्छा महसूस होगा। तो देखते हैं, ये है भारतीय लोकतंत्र में समानता की निहायत ज़रूरी भूमिका को समझना ही कक्षा 7 की किताबों का मूल सूत्र है। तो भारतीय लोकतंत्र में समानता यह किस प्रकार लाया जा सकता है, इस पर जो है मुख्य फोकस है 7वीं कक्षा का। इसके अलावा राज्य शासन, जेंडर, संचार माध्यम तथा बाजार, इन टॉपिक को भी 7वीं कक्षा में लिया गया है। तो आप इनको ध्यान में रख सकते हैं कि इन सब मुद्दों को जो है उठाया गया है 7वीं कक्षा में। उसके बाद जो है जो चित्रपट दिया गया है, शिक्षकों के लिए जो पन्ने दिया गया है, और मूल्यांकन के आधार पर कक्षा 6 की किताबों में जो परिभाषित या अवधारणा का सार संक्षेप दिया गया था, वह इस साल की किताबों में नहीं दिया जा रहा है। ये भी आप लोग ध्यान में रख लेंगे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में ये अपलोड किया था, कक्षा 6 क्लास में जितने भी सार संक्षेप है या शब्दावली है, उसको हमने आप लोगों से शेयर किया और यह बताया था कि यह शब्दावली एसएससी और रेलवे आदि एग्जामों में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो उस शब्दावली को आप लोग नोट डाउन कर लें, कॉपी कर लें कहीं पर। और यहाँ पर 7 कक्षा में इस तरह का शब्दावली आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अतः आप उसको कल का वीडियो जाकर देख लें, जिससे क्या होगा कि अगर उस तरह का शब्दावली आपको 7 क्लास में आता है तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहे कि वो शब्दावली कह क्या रहा है, उस शब्दावली का मीनिंग आप लोग समझ पाएँ। इसलिए कल का वीडियो भी देख लें। अब आगे देखते हैं, मूल्यांकन में शिक्षकों की मदद के लिए कुछ विचार दिए गए हैं। तो यह मुख्य रूप से शिक्षकों के लिए है कि शिक्षकों को शुरुआती बात से करनी क्या चाहिए, मूल्यांकन के लिए नए प्रश्नों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन सब मुद्दों पर जो है यह पूरा का पूरा टॉपिक है या पेज में यह लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कि किस स्थिति के विवरण में निष्कर्ष निकालना, अनुमान निकालना, ये सब जो 7 क्लास के बच्चों का जो मूल्यांकन होता है उसके लिए यह दिया गया है। हालांकि हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है आपको मूल्यांकन के तरीके, जैसे खुली पुस्तक परीक्षा, मौखिक विवेचना एवं समझ के माध्यम और सामूहिक परियोजना कार्य, इन सब से जो है मूल्यांकन के एक नए तरीके की विचार किया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि जैसा कि प्रत्येक एनसीईआरटी में दिया रहता है, भारत का संविधान का एक भाग 4 का क की बात करें तो यह नागरिकों के मूल कर्तव्य से लिया गया है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के क में इसका वर्णन है। और वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और प्रारंभ में कितने थे? 10। और किसके जो है रिकमेंड पर लिया गया है मूल कर्तव्य? तो स्वर्ण
सिंह समिति गठित की गई थी। उनके जो है रिकमेंड पे 42 में संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। और इसके अंतर्गत हालांकि आप जब अगर क्वेश्चन बैंक बीपीएससी का हो या एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, क्वेश्चन अगर जो बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि ये जितने भी 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं उनसे भी प्रश्न पूछा गया है। इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, उसमें से एक को आपको छांटने को कहा जाता है। तो आप लोग इस तरह के प्रश्न को अगर अभी ही ध्यान में रखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा और पॉलिटी में पढ़ने की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जैसे 1-2 तथ्य हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं 11 में से। यह पहला तथ्य जैसे कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले अच्छे आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की उसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। उसके बाद व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें और सतत प्रयास करें। राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्नों और उपलब्धियों की नई ऊंचाई छुए, इसके से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं जो कि 11वां है। 11वां बाद में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया अभी बताएंगे, लेकिन क्या है यह जान लें। यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर की प्रदान करें। यह जोड़ा गया कब, तो संविधान के 46वां संविधान संशोधन 2002 के आधार धारा 4 के अंतर्गत जोड़ा गया। वहीं अन्य जितने भी हैं 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया था। तो इसको याद रखेंगे। इसमें जितना भी तथ्य हमने बताया वह इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है विभिन्न एग्जामों में। अब हम लोग जो है विषय सूची जान लें। विषय सूची के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 7वें क्लास में भारत लोकतंत्र में समानता के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। राज्य सरकार के अंतर्गत पढ़ेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, राज्य शासन कैसे काम करता है। फिर लिंग बोध जेंडर पढ़ेंगे, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, औरतों ने बदली दुनिया, इसके बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संचार माध्यम, संचार माध्यमों को समझना। और उसके बाद पढ़ेंगे बाजार, हमारे आसपास का बाजार और बाजार में एक कमी जो कि ऊपर पे चित्र के माध्यम से दिखाया भी गया था। तो इन चैप्टरों को हम लोग जो है पढ़ेंगे 7 क्लास में। और 7 क्लास में हालांकि अन्य पाठ्य पुस्तक भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इकाई को देखेंगे। और यह हालांकि आपको बस जानकारी देने के लिए है। जो मुख्य वीडियो है जो कि विभिन्न कंपटीशन में पूछा जाता है वह कल से चालू होगा। हाँ, लेकिन जो प्रारंभ में हमने नागरिक शास्त्र और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा की, यह जब भी आप मेन लिखेंगे या BPSC में लिखें या यूपी PCS में लिखें, यह विचार जो है आपको मेन लिखने में सहयोग देगा। तो इस कंसेप्ट को जो है NCERT का आप लोग ध्यान में रखें। तो वीडियो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और
साथ ही साथ बता दें कि करंट अफेयर्स जो है कल नहीं था, इसलिए हमने अपलोड नहीं किया। चूँकि करंट अफेयर्स कम से कम 6 से 7 करंट अफेयर्स पूरा हो जाता है, तो उसके बाद बताने में और एक वीडियो 15 से 20 मिनट बनाने में सहूलता होती है। तो हम लोग जो है फिर करंट अफेयर्स जब एक जगह हो जाएगा कंपाइल 6 से 7 करंट अफेयर्स कम से कम, तब फिर हम लोग उसका वीडियो भी डालेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और साथ ही साथ आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।